साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण से रिलेटेड उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रखते हैं। मित्रों, पेडागॉजी को आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि सीटेट में शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसी क्रम में हम लोग लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आज का पहला सवाल, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? आपका ऑप्शन है सामाजिक जिम्मेदारी से। कोई अच्छा विद्यालय का ये गुण होता है सामाजिक जिम्मेदारी। लैंगिक समानता भी गुण होता है, लेकिन कोई भी विद्यालय लैंगिक पक्षपात अर्थात सी ऑप्शन से जरूर बचना चाहेगा, क्योंकि जो भी अच्छा विद्यालय होता है वो शिक्षा बिना किसी भेदभाव के देना चाहता है। और विद्यालय का सबसे अच्छा कार्य है सामाजिकता से जुड़े होना, लैंगिक समानता होना। विद्यालय में लैंगिक समानता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये सब गुण जरूर होने चाहिए, लेकिन विद्यालय में कभी लैंगिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण। जो ऊर्ध्व अंतरण होता है, ऊर्ध्व अंतरण का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, जो हमारा अर्जित ज्ञान है, उस ज्ञान या अनुभव का प्रयोग करें हम किसी अन्य प्रकार के उच्च स्तरीय परिस्थितियों में। इनका हमें क्या करना है? इनका प्रयोग करना है कहाँ? उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में। तो उससे हमें क्या होगा? उसमें जो अध्ययन करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण। और वही चीज यहाँ हो रहा है। विद्यार्थी के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो जोड़ का है, और इस जोड़ का प्रयोग कहाँ कर रहा है? उच्च स्तरीय मतलब गुणन के प्रश्नों में। तो जोड़ से गुणन के प्रश्नों में जो ज्ञान को जोड़ रहा है, इस प्रकार का अधिगम अंतरण क्या कहलाएगा? ऊर्ध्व अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक, यहाँ देखिए अवस्था लिखा हुआ है, ये अवस्था है। अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। जो पियाजे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक में कौन सी अवस्था में कौन कौन से गुण थे, पहले हम लोग विशेषता के बारे में जाने कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो उनके में है विचारों की विलोमिता है, मानसिक द्वंद्वता भी है, संरक्षण भी है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। ये क्या है? ये मूर्त संक्रियात्मक की नहीं है, अमूर्त संक्रियात्मक की है। कौन सी अवस्था? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ स्टेज की है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी थर्ड स्टेज है, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात मतलब जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो अद्वितीय होता है। उसके पीछे का जो रीजन है क्या है? कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते, न ही वे उभयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं। अब देखिए जो बी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुण एक दो गुण मिल सकते हैं, लेकिन पूर्ण गुण का मिलना
ये जरूरी नहीं है। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या संभव नहीं है। संभव है इसलिए यह भी गलत है। एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना संभव है, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी गलत है। कौन सा सही है? सिर्फ आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। किस स्तर? तत्परता स्तर। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? अगर तत्परता स्तर की बात करें तो हम लोग पहले ऑप्शन देखें, उसमें सृजनात्मकता, क्रियाकलाप बच्चा खुद करके सीखे सबसे अच्छा होता है। देखिए, विशेष प्रकरण से संबंधित रचनात्मक सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर बिल्कुल सही है। कक्षा एक इंडोर गेम आयोजित करवाकर, ये आपका सही नहीं है। कथन विधि, कहानी कथन विधि द्वारा, ये भी गलत है। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रण करवाकर बच्चे को नियंत्रण आप नहीं कर सकते। आपका ए ऑप्शन पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोहल वर्ग के अनुसार जो चिंतन प्रक्रिया है उसको हम लोग नैतिक दुविधा कहते हैं। यहाँ नैतिक दुविधा अर्थात कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो कोहल वर्ग थे, कोहल वर्ग के अनुसार बालक जो है सही और गलत इन दोनों के बीच के द्वंद्व में जकड़ा होता है। हमेशा वो ये निर्णय नहीं ले पाता कि हमें सही, अगर कोई चीज बालक को सही लग रही है तुरंत वही चीज फिर गलत लगने लगती है। तो ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व को हम लोग दुविधा कहते हैं। कौन सा? नैतिक दुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उनकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं? अब देखिए यहाँ नहीं है, इसलिए देखिए हम कोहल वर्ग का एक वीडियो अलग से बनाए हैं। कोहल वर्ग ने कितने स्तर दिए? 3 स्तर दिए, और उस स्तर में हम लोग पूर्व परंपरागत स्तर, उसके बाद परंपरागत स्तर, और लास्ट आपका क्या बचता है? उत्तर परंपरागत स्तर। यही 3 पढ़ते हैं। ठीक, इस पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा क्या होता है? आत्म केंद्रित निर्णय लेता है, तो ये आपका पूर्व परंपरागत में आता है। बच्चा जो है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता होती है बच्चे के अंदर, दंड और आज्ञा पालन, ये हमने बताया हुआ है वहां पे। उसके बाद तीसरे में क्या है? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो आपका देख ली, और परंपरा में भी समझिए, परंपरा में एक रूप अभिरूपण है और अधिकार संरक्षण है। अब देखिए यहां से कौन सा ऐसा है जो उत्तर नहीं है? परस्पर एक रूप अभिमुखता, ये परंपरागत का है। उसके बाद सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता, ये भी है आपका किसमें? आपका है उत्तर परंपरागत में। कौन सा नहीं है? वैयक्तिकता एवं विनिमय अभिमुखता, ये वैयक्तिकता है, वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता। तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट है आपका, समझ में आया कि फिर से समझा दें? एक बार फिर से आप लोग समझिए। आप लोग क्या करिएगा, मेरा वीडियो कोहल वर्ग पे बना हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जाके देखिएगा। कोहल वर्ग ने नैतिक स्तर के 3 सोपान दिए।
कितने? 3। एक को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरे को हम लोग कहते हैं परंपरागत स्तर और तीसरे को कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। 3 स्तर में जो बच्चा होता है, बच्चा पहले स्तर में क्या करता है? पहले स्तर में बच्चे को आत्म केंद्रित होता है, आज्ञा एवं पालन, आज्ञा एवं दंड, ये है। उसके बाद दूसरे स्तर में आपका परस्पर एक रूप अभिमुखता हो जाती है, तीसरे स्तर में सामाजिक अनुबंधन हो जाती है। लेकिन जो ये वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता है, ये कोहल वर्ग के द्वारा नहीं दिया गया है और आपसे नहीं ही पूछा गया है। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने में बुद्धि को, संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? आप समझिए, आप किसी अपनी खुद की भावना और संवेग को क्या कर रहे हैं? नियंत्रण में ला रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अर्थात कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्ट के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है। आपके वे प्रश्न हैं, इसमें देखिए उपलब्धि परीक्षण है, आकलन है, परीक्षा है और अधिगम है। इसमें क्या कह रहा है? जो शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं। अब किस माध्यम से आप सुधार सकते हैं? अपने को या अपने अधिगम को? तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आकलन करेंगे, यही तो करेंगे ना। देखिए यहाँ साफ साफ पढ़िए, जो एक प्रतिपुष्ट के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आकलन कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा ही थी आकलन की। नेक्स्ट, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, अब इसमें पहला ऑप्शन है, बालक के व्यक्तित्व और का संपूर्ण विकास होता है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा बालक में व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। ये इससे अच्छा ये है कि बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, जो कि आपका बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही होता है कि बालक की मांग, रुचि एवं अभिवृत्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। देखिए, जो वंशानुक्रम है व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम बिल्कुल व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। दोनों बात सही है। जो वंशानुक्रम है वो भी प्रभावित करता है व्यक्ति को, वातावरण भी व्यक्ति को प्रभावित करता है, लेकिन किसके अनुसार हमको ऑप्शन देखना है। इसमें वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये गलत है, क्योंकि इन दोनों का क्या होता है? गुणज। वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणन है व्यक्ति को प्रभावित करता है। सबसे सटीक आपका डी ऑप्शन है। देखिए, प्रभावित वंशानुक्रम भी करता है और वातावरण भी करता है, लेकिन इन दोनों का गुणन व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये सटीक ऑप्शन है। इसलिए कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये दोनों एक दूसरे के मध्य में क्या करते रहते हैं? अंतरक्रिया। अंतरक्रिया के द्वारा व्यक्ति का जो वंशानुक्रम और वातावरण है
दोनों प्रभावित करता है। किस रूप में? गुणन के रूप में। नेक्स्ट, अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक या स्थायी। तो देखिए, जो अनुवांशिकता है इसको हम लोग स्थायी सामाजिक संरचना मानते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुवांशिकता एक सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है और अनुवांशिकता में क्या है कि वंश दर वंश हमारी क्या होती है? आगे बढ़ती है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? वंश दर वंश आगे बढ़ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आरबी कैटल की जो तरल बुद्धि है वो तुल्य है। तरल बुद्धि का मतलब क्या होता है? तरल बुद्धि का मतलब होता है तर्क का आधार। तर्क का आधार, और इसी तर्क के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ना। जो आप नवीन समस्या हैं उनको हल करने की योग्यता, समस्या को हल करने की योग्यता, ये आपका होता है क्या? तरल बुद्धि। तरल बुद्धि किसके है? तर्क के आधार पर है और नवीन समस्या को हल करने की योग्यता इसमें होती है। आरबी कैटल का जो तरल बुद्धि का सिद्धांत है ये वंशानुगत कारकों के क्या होता है? वंशानुगत कारकों के द्वारा होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह प्रौढ़ावस्था के बाद, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये आपका तरल बुद्धि घटती जाती है। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है, यह क्या प्रदर्शित करता है? शिक्षार्थी की असफलता नहीं, यह प्रदर्शित करता है विद्यालय की असफलता, विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर की असफलता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में से लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत, जो सही या गलत का निर्णय है ये किस स्टेज में हम लोग कोहलबर्ग के अनुसार करते हैं? ये आपका है स्तर 2। स्तर 2 किससे संबंधित है? परंपरागत अवस्था से। इससे परंपरागत स्तर से। इस स्तर में क्या है? बच्चे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के प्रयास में सही या गलत को भी निर्णय लेने लगते हैं। तो कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेज 2। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका जो दूसरा बच्चा है अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। बिल्कुल, अभी आप पढ़ लीजिए पूरा ऑप्शन पहले। वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। इससे क्या मतलब है? देखिए, जो श्रीमती हैं वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है और यही आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि चलने के लिए 14 महीने का समय होता है। अगर बच्चा 12 महीने का है तो अभी 10 महीने का है, 12 महीने का है, तो बच्चे के चलने के लिए उसके पास कितने महीने हैं? बच्चे अभी 4 महीने और बचे हैं। तो इसलिए वह नहीं परेशान है क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी लड़का चलने के लिए जो उपयुक्त आयु है कितनी है? 14 महीने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका क्या है? एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले
विद्यार्थियों की मांग पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे। अब देखिए, सभी विद्यार्थी हैं और विशेष विद्यार्थी हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों, तो वैयक्तिक पर ध्यान देकर कक्षा में समांगी समूह बनाकर सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बिल्कुल आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि हर एक विद्यार्थी को उस बच्चे के आवश्यकता अनुसार आप कार्य करेंगे, ये करना एक शिक्षक के लिए संभव नहीं है। ऐसे में शिक्षक क्या करता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी क्रियाकलाप में आयोजित कराएगा। विद्यालय में ऐसा कोई क्रियाकलाप होगा उनको आयोजित कराएगा, जिससे बच्चे क्या होंगे, बच्चे सीखते भी रहेंगे। और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, टीचर उन पर ध्यान पूरा क्या कर सकता है, केंद्रित कर सकता है। ऐसे तरीके अपनाने चाहिए। इससे क्या होता है, जो पिछड़े बच्चे हैं, उन जिनको जरूरत है, उनके समस्याओं का उपचार कर सकता है कौन, टीचर। नेक्स्ट, शिक्षक जो है, शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है। यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है, इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जो सवाल होता है सीटेट का, इतने बड़े सवाल होते हैं कि आप लोग उसको पढ़ते हैं, उसमें गलत सही नहीं, हाँ ही नहीं समझ पाते और यही प्रश्न गलती करते हैं। अब कह क्या रहा है, देखिए, शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज बोले या अत्यधिक धीमी गति से बोले। इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। गति की विभिन्नता के द्वारा विद्यार्थी का ध्यान बनाए रखना चाहिए। ये आपका सही है, मतलब हमको नहीं बताना है। और ये सही है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अपने गति की जब आप तीव्र करें, धीमी करें, विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए कि विद्यार्थी हमारा कैसे लिख लेगा, पढ़ लेगा या नहीं। नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करें, ये बिल्कुल गलत है। कहीं भी ये नहीं है कि आप नई सूचना को तेज गति से प्रयोग करें, तेज गति के व्याख्यान के साथ प्रयोग करें। जब शिक्षक की गति अधिक हो तो अक्सर पुनः वाक्य बोलना सबसे अच्छा है। तो ये भी आपका सही है। सूचनाओं के बड़े भागों के बीच विराम रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो 3 तो आपके ऑप्शन सही है। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए में सही है, लेकिन नहीं रखना चाहिए में केवल बी ऑप्शन है। नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना, ये गलत है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है। ये देखिए, यहाँ नहीं है। सृजनात्मकता का जो लक्षण है उसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। सृजनात्मकता का लक्षण है क्या, लचीलापन। सृजनात्मकता का लक्षण है मौलिकता। सृजनात्मकता का लक्षण है सततता। लेकिन सृजनात्मकता का लक्षण विस्तारण नहीं है। ये सवाल पूछता है। हम आपको बताएं, सृजनात्मकता का लक्षण आपका है लक्ष्य उन्मुखीकरण। लक्ष्य उन्मुख मतलब लक्ष्य को ध्यान में रखकर। सृजनात्मकता का जो लक्षण है सामाजिकता भी है। क्या है, सामाजिकता। सृजनात्मकता का लक्षण मौलिकता तो लिखा हुआ है, सततता भी है, उत्प्रेरित, महत्वाकांक्षा भी लिख लीजिए, महत्वाकांक्षा। उसके बाद सृजनात्मकता का लक्षण आप उत्प्रेरित को भी मान सकते हैं, है ही। तो ये आप सृजनात्मकता के इतने सवाल इतने ढंग से पूछे जा सकते हैं, इनको आप समझते रहिएगा। 1 नंबर का हमेशा सृजनात्मकता से सवाल आता है। सृजनात्मकता का कौन कौन सा लक्षण है। सृजनात्मकता आपका लचीलापन होता है, मौलिक होता है,
सतत होता है, लक्ष्य उन्मुखीकरण होता है, इसमें सामाजिकता होती है, महत्वाकांक्षा होती है और उत्प्रेरित होता है। सृजनात्मकता में जो विस्तारण है, विस्तारण नहीं होता, विस्तारण सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है। अगला सवाल प्रश्न क्या कह रहा है, डिस्ग्राफिया। अब देखिए डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से है, हमने इसका पूरा बताया हुआ है और डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित है, इसलिए कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा है, स्पेलिंग गलत कर रहा है, हस्तलेखन सही से नहीं कर पा रहा है, कंप्रिहेंशन अवधारणा जैसे पाठों को नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें किस कौशल की कमी है, डिस्ग्राफिया से वो पीड़ित व्यक्ति है और उसमें लिखने में दिक्कत हो रही है उसे। नेक्स्ट प्रश्न अब कह रहा है, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल किस पर निर्भर है, अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। उस सिद्धांत सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। कौन सा, संज्ञानात्मक। तो कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है और सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, कौन सा आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जो अवलोकन वाला व्यवहार है इसका अर्थ होता है क्या, निर्देशित करना, निर्देशित करना होता है, मॉडल, क्या मॉडल हम कह सकते हैं, और उसका अनुकरण करना या नकल करना जरूरी। तो इस मॉडल रोल का क्या करेंगे हम लोग, नकल ही तो करते हैं या हम कहें अनुकरण करते हैं। तो ये आपका होता है क्या, संज्ञानात्मक। इसी ढंग से हम लोग सीखते हुए चले जाते हैं भाई। जैसे हमारा मॉडल रोल, जैसे हमारे भगवान राम हैं, हम लोग पुरुषों में उनको क्या करते हैं, अपना रोल माने हैं, क्या माने हैं, रोल। तो अब इनका हम अनुकरण करेंगे और इनके जो पुरुषार्थ वाले गुण हैं उनको सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही चीज कह रहा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो अवलोकित व्यवहार, अवलोकित व्यवहार का मतलब ही अनुकरण करना, देख कर। अगला प्रश्न आपका क्या है, शिक्षा में समावेशन का अर्थ। समावेशन का अर्थ होता है आपका सभी विद्यार्थी एक साथ शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में कि बिना किसी भेदभाव में समानता के साथ पढ़ें या उन्हें स्वीकारा जाए। शारीरिक अयोग्य बालकों के लिए शिक्षा प्रदान करना नहीं, मंदबुद्धि बालकों के लिए भी नहीं, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना भी नहीं। इसमें आपका सभी प्रवर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना ही शिक्षा में समावेशन है। समावेश का मतलब सब कुछ समावेशित, ठीक। अगला प्रश्न, एक अभिप्रेरित बालक में निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता। देखिए एक अभिप्रेरित, अभिप्रेरित का मतलब मोटिवेट, बच्चा जो है मोटिवेट है, तो उसमें कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता, सीखने की इच्छा मतलब अप्रेरित। लेकिन यहाँ सीखने में आविष्टन है, सीखने में आविष्टन जो है क्या करता है, अभिप्रेरित। सीखने में आकांक्षा स्तर, ये भी अप्रेरित। समूह से अलगाव, ये गलत है और यही आपका पूछ रहा है। चूंकि नहीं में पूछ रहा है, कौन सा उत्तर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो समूह से अलगाव है ये अभिप्रेरित बालक का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पे फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। इसका जो उत्तर होगा कौन सा अवस्था, अव्यक्तावस्था। जो फ्रायड थे, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया और उनके अनुसार 5 अवस्थाएं थी। कौन, जिसमें पहला अवस्था आपका है मुखावस्था। इस मुखावस्था को हम लोग कहते हैं क्या, इसकी जो होती है उम्र जन्म से 1 वर्ष,
ठीक। उसके बाद दूसरा होता है गुदावस्था। इसकी जो स्टेज है 2 से 3 वर्ष तक। तीसरी अवस्था को हम लोग कहते हैं लैंगिक अवस्था। कौन सी अवस्था? लैंगिक अवस्था। और इसकी जो एज होती है, लैंगिक अवस्था की एज होती है 4 से 5 वर्ष। 4 से 5 वर्ष। उसके बाद अव्यक्तावस्था। अव्यक्तावस्था की जो आयु है ये है आपकी 6 से 12 वर्ष तक। और पांचवी स्टेज है, पांचवी स्टेज को हम लोग कहते हैं जननिक अवस्था। और इसकी जो उम्र होती है कितना? 12 से 20 वर्ष तक। तो कितने हो गए? 5 अवस्था हो गए। जन्म से 1 वर्ष मुखावस्था, मतलब जो बालक 1 वर्ष तक रहेगा जन्म से मुखावस्था के अंतर्गत रहेगा। 2 से 3 वर्ष तक गुदावस्था के अंतर्गत। लैंगिक अवस्था में 4 से 5 साल की उम्र, 6 से 12 साल की उम्र अव्यक्तावस्था में। और जन्निक अवस्था में 12 से 20 साल तक की उम्र होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका अव्यक्तावस्था प्रारंभिक विद्यालय की आयु मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बालक का सामाजिकरण। जो बालक है, बालक का क्या है? सामाजिकरण। किससे संबंधित? अब देखिए यहाँ नहीं, जहां नहीं है वहां तुरंत हाईलाइट करिए या गोला बनाइए। जो बाल आधारभूत, इनका ऑप्शन पढ़े हम लोग। आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से बालक के सामाजिकरण संबंधित है। बिल्कुल संबंधित है, आपका सही है। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती हो, इससे सामाजिकरण संबंधित नहीं है, इसलिए ये गलत है। औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना भी सामाजिकरण है। तो जो इसमें सही उत्तर होगा क्या? जो प्रक्रिया तुरंत की जाती हो उसका संबंध बालक के सामाजिकरण से नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। और प्रश्न के अनुसार नहीं ही पूछा हुआ है, अर्थात गलत ऑप्शन ही पूछा हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन, देखिए यहाँ सतत एवं व्यापक, इसका मतलब क्या होता है कि लगातार जो मूल्यांकन आकलन होता है उसे हम लोग कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब इसमें भाग नहीं हो सकता है तो संचित अभिलेख, दत्त कार्य, अभिभावक शिक्षक बैठक और एनक टोटल रिकॉर्ड। अब इसमें देखिए जो बच्चा है, अभिभावक शिक्षण बैठक, इसका मतलब क्या? इसका सतत विकास होगा, इसका तो सतत आकलन होगा नहीं। यही आपका सी आकलन ही क्या होगा? गलत होगा। संचित अभिलेख का होना जरूरी है, दत्त कार्य का होना जरूरी है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का होना भी जरूरी है, लेकिन अभिभावक शिक्षक बैठक से कभी भी सीसीई का जो है मूल्यांकन नहीं हो सकता सही रूप में। भाई हम क्या करेंगे? उनसे पूछेंगे। और ये तो सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत इनका आयोजन भी नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका सही। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता चिंतन सदैव होता है। अभी देखिए सृजनात्मकता के बारे में हमने बताया था, कितने 8 पॉइंट बताए थे। इसमें कह रहा है सदैव होता है, विनाशकारी बिल्कुल नहीं, रचनात्मक होता है और एकीकृत होता है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? कौन सी अवस्था है जिसे हम लोग तूफान की अवस्था भी कहते हैं? तो किशोरावस्था को हम लोग तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं, अब देखिए यहाँ नहीं करता है, तो हमको देखना क्या है कि इस 4 विकल्प में कौन सा गलत है। क्योंकि नहीं वाले में पूछा है तो नहीं का मतलब गलत ही होगा। चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों से किसी घटना या प्रत्यय को उसके अपने शब्दों में व्यक्त करने को कहना, ये समझ के लिए शिक्षण
बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि बच्चा तभी समझेगा जब उसे कहेंगे तुम खुद करो, स्वयं करो। विद्यार्थियों को किसी नियम की कार्यप्रणाली उदाहरण देते हुए समझाना भी क्या है, समझ के लिए शिक्षण। तो ये भी आपका सही। विद्यार्थियों को समानता व असमानता देखने तथा समरूपता उत्पन्न कराने में मदद करना, ये भी आपका शिक्षा समझ के लिए जरूरी है। विद्यार्थियों को विलगित मतलब अलग अलग तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद करना, ये किसी शिक्षण का रूल नहीं है, किसी शिक्षण विधि का रूल नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और प्रश्न के अनुसार चूंकि नहीं पूछा इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है। देखिए, विशेष अवधि के दौरान विकास क्या करता है, प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। विकास विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है, चक्राकार प्रगति। देखिए, पहले विकास प्रगति कर रहा है, फिर कुछ देर आराम कर रहा है, फिर क्या करेगा, फिर विकास प्रगति करेगा, फिर थोड़ा आराम। देखिए क्या हो रहा है, विकास का जो कार्य हो रहा है, किसी कार्य को करने और उस कार्य के दौरान खुद का समायोजन कर लेना एक सामान्य क्रिया के अंतर्गत आता है। अब विकास वही कर रहा है, पहले कोई कार्य कर रहा है, फिर जो है उसका क्या कर रहा है, समायोजन कर ले रहा है, किसमें, विराम में। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद अगर कार्य कर रहा है, खुद कार्य करके अपने अनुकूल बना लेता है, तो हम लोग ऐसे जो होता है नियम, इस नियम को क्या कहते हैं, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत क्या है, किसी कार्य को करने फिर उस कार्य को समायोजित करने का एक कंडीशन होता है। अगर इसमें व्यक्ति अपने आप को स्वयं को अनुकूल किए रहे, तो ऐसे प्रगति को हम लोग क्या कहेंगे, चक्राकार प्रगति। तो साथियों, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो मित्रों, ये वीडियो कैसी लगी, ये प्रश्न संभावित प्रश्न है, 100% इनको पढ़िए, परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछेगा। हमने आपसे वादा किया है कि सीटेट हम आपको पास कराएंगे, उसी प्रक्रम में हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप स्वयं मेहनत करिए, चूंकि अब ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 दिन का समय बचा हुआ है। 35 दिन के अंदर आपको अपने पेपर में 120 नंबर लाने हैं। इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको दिन रात जी तोड़ मेहनत करना है। तो मेहनत करने से मत डरिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे